एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉज के कंसेप्ट को हम सीख रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने कैपिटल मार्केट को आपको समझाया कि व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। थोड़ा सा और भी आपको आज की क्लास में थोड़ी सी नॉलेज और भी इसमें मिलेगी कि कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट क्या है और सिक्योरिटी लॉज का कंसेप्ट क्या है। उनका हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिया उन सभी कंसेप्ट्स का। और बैकग्राउंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जो आपकी स्टडी मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें आप ये मान के चलिए कि आपको पूरी स्टडी का इंट्रोडक्शन है कि इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने लास्ट क्लास में एक इशू रेज किया कि ये आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके लिए मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि दोज 5 रीजंस व्हाई दिस सब्जेक्ट शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए मैंने 5 रीजंस की एक लिस्ट बनाई हुई है, और इसमें मैं एक से एक खतरनाक ऐसा रीजन दूंगा कि ये सब्जेक्ट आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपको सबसे प्यारा लगना चाहिए। इस कंसेप्ट के लिए आपने सबसे ज़्यादा जान लगानी है, और इस सब्जेक्ट को आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट ही करने हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट की एक खास जगह आपके दिल में होनी चाहिए। वो पहला रीज़न तो ये है बेटा, पहला रीज़न ये है, सबसे पहला, शाबाश, सबसे पहला रीज़न सीएस एग्जीक्यूटिव को पास करना है आपने। सीएस एग्जीक्यूटिव को पास करना है। तो कैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पास होते हो? आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेके आने हैं और एग्रीगेट 50% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मान लीजिए आप 4 पेपर दे रहे हैं, तो आपके एग्रीगेट 200 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट में आपके 60 प्लस मार्क्स अगर आ जाते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो एग्रीगेट 200 बनना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि देखो, मान लो 4 पेपर हैं, 1 2 3 4, और पहले 3 में आप 40 प्लस लेकर आए। कितने लेके आए? 40 प्लस। अब एग्जैक्ट 40 तो आएंगे नहीं, आपके आए मान लो 44, एक में आए 46, एक में आए 42, एक में आए 42, और ये फोर्थ पेपर है सिक्योरिटी लॉ का। अगर इसमें मान लो 65 आ गए आपके, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी किसी एक पेपर में ये रूल ऑफ सक्सेस है। आप इस रूल को कभी भी यूनिवर्सली टेस्टेड है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स पर चेक किया है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं सीए और सीएस के, और उनके ऊपर चेक किया है। आप किसी भी स्टूडेंट से आप किसी भी स्टूडेंट से जो कि जिसने सीए या सीएस का एग्जाम पास किया हो, उससे पूछना, यार अपना मार्क्स का ब्रेकअप बताइए। आप देखेंगे कि किसी एक पेपर में 60 प्लस मार्क्स हैं। 2 में आ जाए बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक पेपर को टारगेट करना पड़ेगा। दुश्मन की कोई कमजोर कड़ी पकड़नी होती है, और जो कड़ी पकड़ी है वो कमजोर तो नहीं है, वो बहुत वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है। लेकिन इस सब्जेक्ट की एक खास बात है कि क्यों ये फेवरेट होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है ना, आपको देखने में थियोरेटिकल सब्जेक्ट लगेगा, जबकि है नहीं। ये कोई भी सब्जेक्ट इसके जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, दिस इज अ हाई स्कोरिंग पेपर। इस एग्जाम में जो पेपर चेक होते हैं, हम देखते हैं कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो बड़े अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो इस सब्जेक्ट में 60 नंबर लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला रीजन तो ये है कि ये आपके सीएस एग्जीक्यूटिव की नैया को पार लगा सकता है, और ये अपने आप में देखो बहुत बड़ा रीजन है ना। इससे बड़ा रीजन आपको मेरे ख्याल चाहिए भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक नहीं, 5 रीजन ऐसे बताऊंगा, एक नहीं बताऊंगा, 5 रीजन ऐसे बताऊंगा कि जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है। ठीक है, जिससे आपको एक रीजन मिल सकता है। लास्ट क्लास में वाई की बात कर रहे थे कि हम आवर वाई मस्ट बी क्लियर, आवर डायरेक्शन मस्ट बी क्लियर। हमें जिंदगी में एक दिशा चाहिए, हमें जिंदगी में एक गोल चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कर सकें। और
पावरफुली अपनी लाइफ को हम जी सकें। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन सुनो, दूसरा एक और पावरफुल रीजन सुनो, ठीक है। अब आप यहाँ बैठे हैं, जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए थोड़ी बैठे हैं, आप तो सीएस बनने के लिए आए हैं ना। जब आप सीएस बनने के लिए आए हैं तो सीएस प्रोफेशनल में जो थर्ड ग्रुप है उसका जो लास्ट पेपर है वो है ओपन बुक एग्जाम। और उसके अंदर क्या होता है कि आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक पेपर सिलेक्ट करना है। तो सीएस प्रोफेशनल में आप क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर हम सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो वहां पे एक पेपर है, यही सेम पेपर एज इट इज है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, कमोडिटी मार्केट। जैसे सिक्योरिटी मार्केट होती है वैसे ही एक कमोडिटी मार्केट होती है, जिसमें सोना चांदी दालें चना ये सब खरीदे और बेचे जाते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी जो प्रोफेशनल कोर्स है वहां पे एक 100 नंबर का पेपर एज इट इज आपका इंतजार कर रहा है। देखो आप दिसंबर तक इस पेपर को पढ़ोगे, और अगर आप दोनों ग्रुप कर रहे हैं और अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है तो दिसंबर के बाद आपको प्रोफेशनल में आ जाना है। तो वहां 100 नंबर का एक पेपर आपके लिए रेडीमेड मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप एग्जीक्यूटिव में अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे तो वहां आपने क्या करना है, उन जब 5 ऑप्शंस में से आपने सिक्योरिटी लो कैपिटल मार्केट को चुनना है, तो वहां पर एक 100 नंबर का पेपर, देखो प्रोफेशनल में आपको, ठीक है, जो 8-9 पेपर देने हैं, अगर उसमें से एक पेपर आपको रेडीमेड मिल रहा है और क्या चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। प्रोफेशनल में आपका बर्डन कम हो जाएगा, दूसरा रीजन, ठीक है। थर्ड रीजन सुनो, थर्ड रीजन सुनो बेटा, शाबाश। अब प्रोफेशनल की बात करते हैं तो वहां एक पेपर है, बहुत ध्यान से सुनना, वहां एक पेपर है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन, और वहां एक पेपर है ड्यू डिलिजेंस एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ये 2 पेपर हैं 100 नंबर के, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, सीएस प्रोफेशनल के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। अब जो इसमें कैपिटल मार्केट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आपने इसमें आईसीडीआर पढ़ना है, जैसे इसमें आपने एससी/एसटी पढ़ना है, जैसे आपने इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स का कंसेप्ट करना है, जैसे इसमें आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का कंसेप्ट करना है। तो ये आईसीडीआर और सब्सटेंशियल एक्वाजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर कोड 2011 करना है, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2009 करना है, और इसमें इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स का कंसेप्ट करना है। तो ये सारे कंसेप्ट्स सीआर में और सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस में भी यूज किए गए हैं। तो 200 नंबर का पेपर ये है बेटा, तो वहां आपको बड़ी हेल्प मिलती है। यानी यहां पर ये आपको 60, 65, 70 नंबर तो दिलाएगा ही दिलाएगा, बल्कि इसका जो इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट, शाबाश, बहुत ध्यान से सुनना, इसका इफेक्ट आपके प्रोफेशनल के 2-3 पेपर में भी आएगा, और थोड़ा बहुत कंपनी लॉ में भी प्रोफेशनल में आएगा, और एग्जीक्यूटिव में भी आएगा। तो इसीलिए ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसको आने से, इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज करने से आपके कई सारे सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा कारण है, ठीक है। और चौथा कारण मैं प्रैक्टिकल लाइफ से आपकी बता रहा हूं, शाबाश। लास्ट क्लास में हमने देखा कि मार्केट रेगुलेटर कौन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को, रूल मेकिंग अथॉरिटी, रेगुलेशन बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो पावर सेबी को दे दी है। तो सेबी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, सेबी इंक्वायरीज करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोसीजर्स बनाती है। अब सेबी के पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, सेबी उस पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, यानी न्यायिक प्रक्रिया चलाती है। तो सेबी ग्रीवेंस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। ग्रीवेंस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मतलब दुखों का निपटारा करती है। जो इन्वेस्टर्स हैं इनके ग्रीवेंसेस हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं मार्केट में उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिसर्च एंड एनालिसिस करती है।
मैंने लास्ट क्लास में बताया कि बहुत कम लोग इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन है जो मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो मार्केट को प्रमोट करने के लिए उनको एजुकेशन दिलाती है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आती है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, बड़े बड़े शहरों में सेमिनार्स होते हैं जो सेबी कंडक्ट करती है। तो और भी काफ़ी इवेंट जो सेबी ऑर्गेनाइज करती है। तो इसके लिए सेबी को क्या चाहिए? इसके लिए सेबी को एक टीम चाहिए। तो इसके लिए सेबी को कुछ लोग चाहिए, और वो लोग सेबी के लोग कैसे होने चाहिए? वो आम पढ़े लिखे लोग नहीं काम कर सकते सेबी का। तो सेबी का जो काम है वो बहुत ही हाईली टेक्निकल नेचर का काम है, और सेबी के अंदर जो काम कर सकता है वो वही आदमी कर सकता है जिसने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे लेवल पर पढ़ा हो, सीखा हो, जो उनको समझ रखता हो, जो इनकी एप्लीकेशन कर सकता हो। अब आप नजर दौड़ाइए, इस पूरे सिस्टम में नजर दौड़ाइए कि कौन ऐसे माइके लाल हैं जो बचपन से इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको नजर आएंगे। आप एमबीए फाइनेंस, एमबीए उनको उठाएंगे, ठीक है, एमबीए जो बच्चे कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया उनको उठाएंगे। आप एमकॉम जो कर रहे हैं वो पढ़ते हैं उनको उठाएंगे। आप जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको उठाएंगे, सीएस कर रहे हैं उनको उठाएंगे, सीएमए कर रहे हैं उनको उठाएंगे। तो इन सब लोगों को आप उठाओगे और यहां से आप अपनी टीम बनाओगे। लेकिन इनमें से भी मुझे ये बताओ कि सीएस स्टूडेंट से ज्यादा कौन ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं? हाँ, सीए के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो सीएस से ज्यादा पढ़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को? क्या नहीं, नहीं, इनसे ज्यादा नहीं पढ़ते, अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं। क्या सीएमए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनसे ज्यादा? नहीं, अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं पढ़ते। तो मेरे हिसाब से अगर हम सीएस के स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें तो सेबी की ना रिक्रूटमेंट निकलती है हर दूसरे तीसरे चौथे साल। सेबी अपने इंस्पेक्टर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, और जो उसमें रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है ना, वो होती है सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए। इन लोगों को, ये लोग एलिजिबल होते हैं फॉर दैट टेस्ट ऑफ सेबी। अब उस टेस्ट का मसौदा क्या होता है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सेबी टेस्ट बनता है, जो सेबी का जो टेस्ट बनता है वो मेरे ख्याल से 75 मार्क्स का बनता है। अब उस 75 मार्क्स के टेस्ट में 50 नंबर का तो होता है रिटन और 25 नंबर का होता है ओरल। अब जो 75 मार्क्स का है ना, वो बिल्कुल 90% तो आपका ये स्टडी मटेरियल है। अगर आप ये स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं और सेबी की जो अगली भर्ती होगी, अगर उस दौरान तक आपके पास एक कोई मास्टर डिग्री आ जाती है या सीएस की डिग्री आ जाती है, तो उस टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बचपन से आप अगर सीख रहे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो रिटन टेस्ट को तो उड़ा ही दोगे और साथ में इंटरव्यू में भी डोमिनेट करोगे। तो 50 नंबर का रिटन टेस्ट होता है और 25 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो चौथा शाबाश, चौथा रीजन है सेबी का हिस्सा बन जाना। अब हम सेबी का हिस्सा क्यों बने? अब इंसान बड़ी खतरनाक चीज है, इंसान ऐसे ही काम नहीं करता। सर बताओ जी, सेबी का हिस्सा बन जाएंगे, हमें हिस्सा बनकर क्या मिलेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें सेबी का हिस्सा बनकर क्या मिलेगा? बस सेबी बहुत अच्छा पैकेज देती है आपको। अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई जैसे शहर में होती है तो वहां आपको अच्छा फ्लैट मिलता है। मुंबई में घर मिलना, वो भी फ्री में, मुफ्त में, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुंबई की लाइफ अपनी एक लाइफ है, मुंबई अपने आप में एक दुनिया है। सेबी का मेन जो कारगुजारी होती है तो मुंबई से होती है। तो वहां आपको फ्लैट मिल जाएगा 12 लाख रुपए का, आज की डेट में बता रहा हूँ। 7th पे कमीशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 7th पे कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 7th पे कमीशन जो इसके, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। अब वो कितनी बढ़ोतरी होगी उसको बात छोड़ो, 12-14 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा आपको शुरू में साल का। और जब तीसरा साल कमेंस होता है तो सेबी 12 लाख रुपए देती है कार खरीदने के लिए। 12 लाख रुपए में होंडा सिटी का टॉप मॉडल आ जाता है। और क्या आराम को लुटोगे? अरे जुम्मा पढ़ाई करके निकले,
सेबी का टेस्ट पास किया और टेस्ट पास करते ही नौकरी लग गई, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, घर वाले शादी भी तो कर ही देंगे फिर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। वो आपको सब कुछ मिल गया जो पैसा खरीद सकता है, और वो भी सबको मिल गया जो पैसा नहीं, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। पैसे से घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, शादी करवा सकते हो, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, सुंदर जीवन साथी मिल जाएगा, लेकिन पैसे से पावर नहीं मिलेगी। और जब आप सेबी के इंस्पेक्टर बन के, सेबी का स्टाफ बन के किसी कंपनी में रेड मारोगे, इन्वेस्टिगेशन करने चले जाओगे, और सामने बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट टाइकून है ना, जिनके नाम से इंडियन इकोनॉमी चलती है, वो भी तुमसे खड़ा होकर हाथ मिलाएगा, क्या रिस्पेक्ट आप एंजॉय करोगे, क्या पावर आप एंजॉय करोगे, क्या अथॉरिटी आप एंजॉय करोगे। अरे बेटा राज करोगे, राज। एल के सोनी की एक बात मान लो, इस पेपर को दिलो जान से पढ़ लो, ऐसे पढ़ो कि इस पेपर को कि आज तक किसी माई के लाल ने पढ़ा ना हो। और मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं भी आपको एश्योर कर रहा हूं, मैं भी कुछ ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि किसी माई के लाल ने आज तक ऐसे पढ़ाया ना हो। जब हम दोनों की टीम बनेगी ना, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, देखो पढ़ने वाला भी सोच रहा है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता, और पढ़ाने वाला भी ये कोशिश कर रहा है कि वो भी बेहतरीन पढ़ाए। जब ये टीम बनेगी और टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम की ये डेफिनेशन है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मेरा जिंदगी में मिशन है कि मैं सेबी के अंदर ना अपने स्टूडेंट्स को भर दूं। मेरा जो भी स्टूडेंट है उसका मैं ये एक टारगेट बना रहा हूं। तो जिंदगी में लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। एक बारी कई साल पहले मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था। ट्रक के पीछे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, अगर आपको सीखना है तो। आप गाड़ी चला रहे हैं, बताओ लंबी जर्नी है, आपको जा रहे हैं, और बताओ वहां पे आप क्या सीख सकते हैं। अब आपके सामने एक ट्रक चल रहा है, उस पर लिखा हुआ है कुछ, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। तो वहां पे क्या बात लिखी थी, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मैं आपके सीने में, मैं आपकी लाइफ में, मैं आपकी जिंदगी में एक गोल दे रहा हूं। लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था कि जिंदगी एक फुटबॉल का मैदान है। आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो और कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं। आपकी सफलता पर भी तालियां बजेंगी और आपकी असफलता पर भी तालियां जरूर बजेंगी। तो ये लक्ष्य है बेटा सेबी को। उसके लिए करना कुछ नहीं है। मजे की बात यह है कि कुछ करना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं, कोई हींग फिटकरी लगानी नहीं एक्स्ट्रा। और मुफ्त में एक काम हो सकता है आपका, जिंदगी सेट हो सकती है आपकी। अपने पेरेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी सीने को फुलाकर बोल सकें ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो ऐसा मौका आप उनको, ऐसा प्राइड आपको, गर्व का मौका आप उनको, गर्व करने का मौका आप दे सकते हो सेबी का ये टेस्ट क्रैक करके। ठीक है, ये था चौथा रीजन, है ना। सॉलिड रीजन बता रहा हूं, कोई माइकल लाल चैलेंज नहीं कर सकता सर आपका ये जो रीजन आप बता रहे हो ना, ये आपका इलॉजिकल है, या ये रीजन आपका इलॉजिकल है। हर एक रीजन एक से बढ़कर एक है। दोबारा से याद करवा देता हूं आपको सारे रीजन कि क्या रीजन है, आओ एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या बातें आपको बताई हैं। मेरा पहला रीजन आपको मैंने ये बताया है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में अगर आप पास होना चाहते हो तो पास आप बेहतरीन तरीके से हो सकते हो अगर आपका ये पेपर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो इस पेपर की वजह से होते हैं। टैक्स आप कर लेते हो क्योंकि टैक्स से आप डर लगता है, टैक्स की आप कोचिंग जरूर सबसे पहले ढूंढते हो। अकाउंट्स क्योंकि बचपन से कर रहे हो वो भी कर लेते हो। कॉस्टिंग थोड़ा सा आसान है, सिंपल है, और इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, वो भी आप कर लेते हो। लेकिन जब इसकी बारी आती है ना, लैंग्वेज देख के आप भाग जाते हो। इसकी लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट है बहुत इंटरेस्टिंग। कंटेंट की लैंग्वेज देख के आप भाग जाते हो, दौड़ जाते हो। बस मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं उस लैंग्वेज को इजी करने वाला हूं। मैं उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंडेबल करने वाला हूं, समझने लायक बनाने वाला हूं। ये मेरा रोल है तुम्हारी जिंदगी में। बाकी बेटा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, दिलो जान तुम्हें लगाना पड़ेगा अपना। दूसरा बेटा,
कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल में जो ओपन बुक एग्जाम होगा, उस ओपन बुक एग्जाम में सेम पेपर है, एक ऑप्शन है। तो हम दूसरे ऑप्शन को क्यों हम ऑप्ट करेंगे, जब हमारे एक पेपर अच्छे से आता है, हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, एक 10-15 नंबर के लिए कमोडिटी मार्केट पढ़नी है, वो पढ़ लेंगे बस, बाकी 85 नंबर का 80 नंबर का पेपर तो हमारा रेडीमेड तैयार है। तो प्रोफेशनल में जो बच्चे सिक्योरिटी लॉस को अच्छे से पढ़ेंगे, उनका एक पेपर कम हो जाएगा। देखो इस बात का जितना जोर उन्होंने बाकी पेपरों में लगाना था, तो देखो पेपर कम हो जाएंगे प्रोफेशनल के, तो सीएस बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेन तो प्रेशर आपका अभी एग्जीक्यूटिव में फील नहीं करोगे, मेन प्रेशर आपका आएगा प्रोफेशनल में। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन सुनो बेटा, कि एक दो पेपर आपके हैं, एक तो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन और सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस का एक पेपर है। इन दोनों पेपर में भी अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, सिक्योरिटी लॉस का कंसेप्ट क्लियर है, मैंने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, एससीएसटी बताया, आईसीडीआर बताया, आईडीआर बताया, एडीआर बताया, जीडीआर बताया, अगर आपको इन कंसेप्ट्स की अच्छी नॉलेज है, तो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन और सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस में भी आपकी मार्क क्षमता बढ़ जाएगी। और चौथा क्या रीजन बताया, सेबी। अपने घर की एक दीवार खराब कर देना बेटा, लिख देना बड़े बड़ा सेबी, ताकि उठते बैठते आपको आपका लक्ष्य नजर आए। ऐसा देखने में आया है, ऐसा एक रिसर्च हुई है वर्ल्ड वाइड। अब मैं उसका सोर्स तो मैं याद नहीं है, लेकिन आप मान लो कि ऐसी हुई है। और सर जो बता रहे हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा, कोई भी मैं इलॉजिकल बात आपसे नहीं कर सकता, ऑन रिकॉर्ड हूँ, ठीक है, कोई भी मैं आपको ऐसे ही कोई बात नहीं कर सकता। तो वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुई है, ऐसा पाया गया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य तय कर लिए थे, जो लोग ये जानते थे कि वो जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, भगवान ने उनको एक कीमती गिफ्ट दिया था, इंसान बनाया था। और जो लोग पहले से तय कर लेते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है, तो ऐसा पाया गया कि उन लोगों की 5 साल के बाद जिंदगी उन लोगों से बेहतर थी जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाए थे, जिन्होंने टारगेट सेट नहीं किए थे, जिन्होंने गोल नहीं किए थे। और अगर आप चौथा गोल नहीं अचीव कर पाए, मान लो किसी रीजन से आप नहीं कर पाए या आप नहीं करना चाहते, आप तो सीएस प्रोफेशन में आए हो प्रैक्टिस करने के लिए, आप तो एज अ सीएस प्रैक्टिस करना चाहते हो, या एज अ सीएस किसी कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट को संभालना चाहते हो, तो सीएस मेन सीएस प्रोफेशन में आप एंटर करना चाहते हो, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। प्रैक्टिस कर सकते हो आप अच्छे से, ठीक है, आप एज अ सीएस एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हो। तो दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शंस की अपनी अपनी खूबियां हैं, अपने अपने इसके अवसर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। दोनों ही के अपने अपने अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों के ही अपने अपने बोटलनेक्स भी हैं, कमियां भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं। अब यहां पर आप कंपनी सेक्रेटरी, चाहे आप फर्स्ट ऑप्शन में काम करें या सेकंड ऑप्शन में काम करें, तो आपको कॉर्पोरेट लॉज के ऊपर महारत हासिल करनी होगी। तो आप कैसी कंपनी से काम करेंगे? दो तरह की कंपनीज होंगी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। अगर जो आप लिस्टेड कंपनीज के साथ एसोसिएट करेंगे खुद को, चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में है, तो आपको आपका रेपुटेशन, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपको पैसा ज्यादा कमाने के अवसर मिलेंगे। अब लिस्टेड कंपनीज के साथ काम करना है, तो आपको जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिक्योरिटी लॉज की लिस्ट हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, उनके अंदर आपको एक्सपर्टीज करनी होगी, ठीक है। तो ये पांचवा रीजन है। जो आप सिक्योरिटी लॉ बचपन से ही कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, जिन बच्चों के बचपन से ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होंगे, जिनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी नॉलेज रूपी बिल्डिंग तो आसमान छुएगी ही छुएगी, कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल मतलब क्या? जिसको कोई रोक नहीं सकता अपना लक्ष्य हासिल करने से। तो ये 5 रीजन मैंने आपको बताए। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो आप मेरी बात मान लेना, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। और मेरा ही कोई स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया में इस बार टॉप करने वाला है। मैं पहले से क्लेम कर रहा हूं, देखो ये बात मेरा ही स्टूडेंट, हो सकता है कि उसमें से आप भी हो सकते हैं।
तो मैंने दिसंबर 2016 के लिए ये टारगेट सेट किया है कि इस बार इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स किसके आएंगे, वो एलके सोनी के स्टूडेंट के आएंगे। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है। मैं दिन रात इस टारगेट के लिए जी जान से काम करने जा रहा हूं। आप मेरे साथ आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये 5 रीजन मैंने आपको बताए, लास्ट क्लास में मैंने इसका जिक्र आपके साथ किया था। आइए अब हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सिक्योरिटी लॉस और कैपिटल मार्केट की, सिक्योरिटी लॉस और कैपिटल मार्केट की। आओ एक बार कैपिटल मार्केट के कंसेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूं। ये डायग्राम आपकी स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। आइए इस डायग्राम को देखेंगे। आप फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे तो उस फर्स्ट चैप्टर में ये डायग्राम आपको दिया है। तो फाइनेंशियल मार्केट को हमने 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। आपकी स्क्रीन पर मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया है। इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां फाइनेंस की बात होती है। फाइनेंस मतलब पैसा, ठीक है, फाइनेंस मतलब क्या, पैसा। जहां से फाइनेंस पूल करने की बात होगी, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं फाइनेंस मार्केट। आप ध्यान से गौर फरमाएंगे। ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट देख रहे हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के इस कंसेप्ट के अंदर मैं आपको बता दूं बेटा, शाबाश, आप बात को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। शाबाश। ये कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। तो कुछ क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। तो इस डायग्राम के ऊपर क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ये डायग्राम जो आपके सामने बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है। दोनों ही मार्केट में बेसिक कंसेप्ट सेम है कि कुछ लोगों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा है और वो पैसा कहीं लगाते हैं, वहां से रिटर्न आता है, उनको ब्याज आता है, कमीशन आता है, कुछ भी आता है, डिविडेंड आता है, प्रॉफिट का हिस्सा आता है, ब्याज आता है, कमीशन आता है, कुछ ना कुछ आता है, चाहे वो मनी मार्केट हो चाहे वो कैपिटल मार्केट हो। तो फिर डिफरेंस क्या है। बेसिक कंसेप्ट दोनों में देखो सेम है। मनी मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं। ठीक है, और कैपिटल मार्केट में ऐसा एज सच कोई लिमिट नहीं है। छोटे से लेकर अगर किसी कंपनी का शेयर का रेट 100 रुपए चल रहा है और 10 शेयर बिकाऊ हैं, ठीक है, 10 शेयर आपने किसी कंपनी के खरीद लिए, 100 रुपए का एक शेयर है, 1000 रुपए आपकी जेब में है, तो आप इस कैपिटल मार्केट में एज अ इन्वेस्टर एंट्री मार सकते हैं। तो एज सच मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं बेटा। मनी मार्केट एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे जो प्लेयर्स हैं वो बड़े खतरनाक लोग हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। तो ये सब लोग मिलकर इस मार्केट का हिस्सा बनते हैं, मनी मार्केट का। बात बेसिक कंसेप्ट दोनों में सेम है। देखो शाबाश, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनने और सीखने की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी सोच है कि मनी मार्केट में भी कैपिटल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाई जाए। फिर डिफरेंस है इन दोनों में कि यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, उनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाएगा, और जो यहाँ प्रोडक्ट्स होंगे उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, और यहाँ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। ये फर्क है। और एक फर्क है टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है वो छोटे पीरियड के लिए होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल के लिए होती है,
और कैपिटल मार्केट की जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, हर तरह की इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। तो अगर मैं आपके इस सब्जेक्ट का नाम मैं रखता तो मैं इसे कहता फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। अगर मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इस सब्जेक्ट का नामकरण करने का मौका देता तो मैं इस सब्जेक्ट का क्या नाम रखता? मैं इस सब्जेक्ट का नाम रखता फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। सर आप ऐसा क्यों करते? क्योंकि भाई मनी मार्केट भी पढ़ना है आपको, कैपिटल मार्केट को पढ़ना ही है। अब पेपर को, आपके पेपर का नाम पढ़ें कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी लॉज, तो नाम से, खाली नाम से बढ़कर ये लगता है कि हमें सिर्फ कैपिटल मार्केट पढ़नी है, मनी मार्केट नहीं पढ़नी। दोनों, कैपिटल मार्केट भी और मनी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट्स का हिस्सा है। तो सही नाम क्या होना चाहिए था आपके सब्जेक्ट का? फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी लॉज। और अगर कोई मेरी बात, इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज का कोई मेंबर अगर मेरी बात ये सुन रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम चेंज कर दिया जाए, नाम पेपर का रखा जाए फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी लॉज। तो और भी बहुत डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं कंसेप्ट्स के अंदर। तो वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे जब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को सेपरेट चैप्टर्स में हम पढ़ लेंगे। कैपिटल मार्केट को अलग से पढ़ेंगे और मनी मार्केट को अलग से पढ़ेंगे। और दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का, मनी मार्केट एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा है कैपिटल मार्केट। और आगे देखिए कैपिटल मार्केट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैपिटल मार्केट में एक तो सिक्योरिटीज मार्केट है और अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। एक तो सिक्योरिटीज मार्केट है और दूसरा है अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। और इस सिक्योरिटीज मार्केट को मेनली आपने पढ़ना है यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट को। तो एक है न्यू इशू मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग को भी करना है। कई तरह के स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप करोगे, मैं स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहता हूँ इन्हें, जिसमें आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में पढ़ते हैं, आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, आप म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे ही अलग से आपके पार्ट ए के अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो न्यू इशू मार्केट मेनली आप पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पार्ट बी में आईसीडीआर के अंदर इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2009 के अंदर, और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को आप मेनली सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में पढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड दो चैप्टर हैं आपके, एक तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है और दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज। न्यू इशू मार्केट में मेनली आप पढ़ते हैं बेटा इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2009। तो ये सारा आपका सिलेबस है, आपके सामने रखा हुआ है और इन सभी इंग्रेडिएंट्स पर अलग अलग चैप्टर हैं। तो मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग्स क्या होते हैं, इनके ऊपर क्योंकि अलग अलग चैप्टर हैं तो इनके ऊपर चैप्टर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा इनका, तो थोड़ा सा बताने का कोई फायदा होगा नहीं। मैं तो पूरा का पूरा जब मनी मार्केट डिस्कस करूंगा तो मनी मार्केट में उतर जाऊंगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में करोड़ों में खेलें, सैकड़ों करोड़ की बातें करें, करोड़ों की बातें करें, सैकड़ों करोड़ की बातें करें, आप हजारों करोड़ की बातें करें, आप लाखों करोड़ की बातें करें, आप चाहते हैं ऐसा कि ज़िंदगी में मैं पैसे से खेलूं बहुत ज़्यादा, तो मनी मार्केट के साथ एसोसिएट हो जाइए। मनी मार्केट में अपने फ्यूचर को बनाइए। यहाँ पे जो बातें होती हैं वो 1-2 करोड़ नहीं, वो हजारों और सैकड़ों करोड़ों की बातें होती हैं। तो मनी मार्केट का एक कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और जब मैं स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाऊंगा, जब SCRA पढ़ाऊंगा, तो डिटेल में ही स्टॉक मार्केट को पढ़ूंगा ना बेटा, पढ़ाएंगे ना बेटा। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में से मैं आपको बात बता दूं कि 4 नंबर का पेपर अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से कवर होगा, 4 मार्क्स के लिए अच्छे से कवर होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या करना है, जितने चैप्टर्स हैं उनकी समरी निकाल लीजिए तो आपका फर्स्ट चैप्टर बन जाता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा। मैं आपको हमेशा वो रास्ते दिखाऊंगा कि आपको कम मेहनत करनी पड़े, नॉलेज पूरी मिले, मेहनत कम करनी पड़े, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कंसेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट चैप्टर को बेसिक आप एक देख लीजिए, 4-5 बारी पेज पलट कर देख लीजिए क्या क्या दिया है उसमें। सिर्फ ये देखिए कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स दिए हैं, और उन कंसेप्ट्स को मैं फर्स्ट चैप्टर के वो कंसेप्ट्स जो स्पेशल चैप्टर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में मैं क्या डिस्कस करूंगा और क्या डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको।
फर्स्ट चैप्टर में मैं वो पॉइंट्स डिस्कस नहीं करूंगा जो स्पेशल चैप्टर्स हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स को डिस्कस करने का अगर मैं करता हूं तो आप सीखोगे तो जरूर, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट वाली बात है, रिपीटेशन वाली बात है, तो हम रिपीटेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जैसे IOSCO के बारे में है इसके अंदर, जैसे रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में है, ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इन सब कंसेप्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर में मैं वो सभी कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा जो अलग से चैप्टर नहीं है। अगर फर्स्ट चैप्टर में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात की है तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तो अलग से चैप्टर है। अगर फर्स्ट चैप्टर में डिपॉजिटरीज की बात की है तो डिपॉजिटरीज तो अलग से चैप्टर है। अगर फर्स्ट मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो अलग से चैप्टर है। अगर फर्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की बात की है तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज तो अलग से चैप्टर है। अगर फर्स्ट कंसेप्ट में डेरिवेटिव्स की बात करी है तो डेरिवेटिव तो अलग से कंसेप्ट है, चैप्टर है। तो उन कंसेप्ट्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा फर्स्ट चैप्टर में जिन पे अलग से स्पेशल चैप्टर हैं। तो उन कंसेप्ट को हम उस समय देखेंगे, बारी बारी से एक्सपर्ट लेवल पे देखेंगे। फिर क्या करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में, आपने इस सारे फर्स्ट चैप्टर को पढ़ देना है। पढ़ने से आपके मन में कोई डाउट क्लियर होंगे तो व्हाट्सएप पे मेरे से शेयर करना है। आपके जितने भी इंडिया में जहां जहां से आप हैं, मैं आपको उस सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे कुछ बच्चे करनाल में हैं तो करनाल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाओगे, दिल्ली में है तो दिल्ली के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, मुंबई में अगर बैठे हैं तो मुंबई के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, और अगर आप राजस्थान में जयपुर में हैं तो वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे। चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं उनका भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं मैं आपका उस सिटी में व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती भी हो सकती है जिनका टारगेट सेम है, जिनका लक्ष्य एक जैसा है, और जिनका लक्ष्य एक जैसा हो वो लोग अच्छे लगते हैं, वो लोग प्यारे लगते हैं, उनके साथ टाइम बिताना के लिए आदमी का मन करता है, जिनका जिंदगी में लक्ष्य टारगेट कॉमन है। तो आपको उन दोस्तों का भी सपोर्ट मिलेगा कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन से बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको खुला छोड़ता हूँ बेटा, किसी भी टीचर के लेक्चर देखो, कोई भी बुक पढ़ो, ठीक है बेटा, लेकिन ठीक है बेटा, आपका लर्निंग मोड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जहां भी आपको कुछ सीखने को मिलता है जरूर सीखिए, ठीक है। तो इसमें इस डायग्राम में देखिए बेटा, पहले फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, फिर सिक्योरिटी मार्केट और अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग है। इन सब के ऊपर आपके स्टडी मटेरियल में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। बस आपने अगर 4 नंबर के लिए पूछे तो 4 नंबर के लिए आपने इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है, और आपकी स्टडी मटेरियल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे पढ़ लेंगे। कोई भी अगर डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेंगे आप। फिर सिक्योरिटी मार्केट में न्यू इशू मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। न्यू इशू मार्केट का मतलब है प्राइमरी मार्केट। जब पहली बारी शेयर इशू होंगे तो उसे बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, या न्यू इशू मार्केट बोल लीजिए, या आईपीओ बोल लीजिए, या एफपीओ बोल लीजिए, कोई भी टर्म यूज कर लीजिए। इसने न्यू इशू मार्केट यूज किया है तो इसके लिए मैं आईपीओ यूज कर सकता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर यूज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकता हूं फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। मैं यहाँ वर्ड यूज कर सकता हूं प्राइमरी मार्केट। और दूसरी सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जहां कंपनी ने एक बार ही शेयर इशू कर दिए तो वो दोबारा शेयर बिकते हैं। जहां शेयर दोबारा बिकते हैं, सेकंड हैंड शेयर्स बिकते हैं, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। बोल दूं एक ही बात है, या मैं इसे स्टॉक एक्सचेंज बोल दूं तो एक ही बात है, फर्क नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज बोल दूं तो भी एक ही बात है, या सेकेंडरी मार्केट बोल दूं तो भी एक ही बात है। और इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में रिफॉर्म्स दिए हैं। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि 1990 से लेकर 1990 से लेकर आज हम हैं 2016 के अंदर, 1990 से लेकर 2016 में तक क्या क्या नए नए कंसेप्ट्स आए हैं, इस सिस्टम में क्या क्या नई नई बातें हुई हैं, उनको हम रिफॉर्म्स कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वही है कि रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। और एक क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश, राइट डाउन, शाबाश, डिफरेंट रिफॉर्म्स आप लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, एक सवाल लिखिए जो एग्जाम में कई बारी काउंटलेस टाइम 8-8 नंबर के लिए एग्जाम में आया है। शाबाश, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्म्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स सिंस
1990। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या क्या नए नए कंसेप्ट आए हैं, हम कहाँ से कहाँ तक की यात्रा हमने की है, और हमारी मंजिल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये सब बातें हम रिफॉर्म्स में सीखेंगे, सुधार सीखेंगे। जैसे हम करते हैं ना बात रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म वर्ड आपने सुना होगा कि देखो हमारी सोसाइटी में जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, इनकी हालत पहले बहुत बुरी थी। इन्हें कोई पढ़ने लिखने नहीं देता था, इन्हें घूमने की आज़ादी नहीं थी, इन्हें कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, इन्हें खाने पीने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, कोई अगर स्त्री, कोई लड़की अगर उसके पति की डेथ हो जाए तो उस बेचारी को भी मरना पड़ता था उसके साथ। सारी ज़िंदगी वो हंस नहीं सकती थी, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती थी, और कई जगह तो इतनी बदतमीजी करते थे कि उसको उसको बाल भी कटवा के अपना सिर भी मुंडवा कर रहना पड़ता था। तो उस हालात से आज की आप मॉडर्न जो लेडीज़ हैं, मॉडर्न जो गर्ल्स हैं, जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारे काम करने वाले जो औरतें हैं, उनको देखते हो तो हमने देखो कितनी लंबी यात्रा हमने की है। ठीक है, उन पर्दा नशी वुमेन्स के से जब सोसाइटी में थी तो आज उनकी लाइफ में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। तो जैसे आप वहाँ रिफॉर्म्स पढ़ते हैं तो हम मार्केट के रिफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे। रिफॉर्म का लिटरल मीनिंग है कि हमने मार्केट में किन किन चीज़ों में सुधार किया है, कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले से बेहतर की हैं, उन रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। और उन रिफॉर्म को पढ़ते पढ़ते दो काम होंगे। देखो, एक तो वहाँ बहुत सारे दिए हैं, वो 20 22 25 दे रखे हैं, और उसमें से मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम में अगर 8 नंबर का सवाल आता है तो अगर 20 दिए हैं तो कम से कम 12 जरूर आप लिख कर आए। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस नहीं है कि आपने पहले ये लिखना है दूसरा, आपको कोई भी 12, कम से कम 12 बता रहा हूँ। 15 हो जाए अच्छी बात है, 20 के 20 हो जाए और भी अच्छी बात है, जितने ज़्यादा हो सके, लेकिन 10 या 12 से कम रिफॉर्म्स आपने लर्न नहीं करने हैं। तो एक तो हम एक एक करके जब उन रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे तो एक तो निशाना हमारा ये है कि हमें 8 नंबर का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो 8 नंबर छोड़ेंगे नहीं, 8 नंबर को झपट लेंगे, 8 नंबर को हासिल कर लेंगे। और दूसरा ये है कि जब आप उन रिफॉर्म्स को पढ़ोगे तो आपको इस सब्जेक्ट की काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं उन रिफॉर्म्स को पढ़ना। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक रिफॉर्म को, एक एक सुधार जो 1990 से अब हमारे मार्केट में आया है, मैं टेक्निकली आपको समझा पाऊँ, मैं लॉजिकली आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। और ये दिए कहाँ पे हैं? ठीक है, मैं इनको लिखवाता भी हूँ, कई बैचेस में मैंने ये लिखवाए भी हैं, और कई बैचेस में मैं प्रिंट आउट्स भी दे देता हूँ। मैं और प्रिंट आउट्स क्यों दूं बेटा, पेपर बचाते हैं थोड़ा सा। आपके पास इंस्टीट्यूट की बुक है ऑलरेडी। हाँ, जो बच्चे नए आए हैं, जिनके पास इंस्टीट्यूट ने बुक अभी नहीं भेजी है, तो आप बार बार फ़ोन करो, उनको मेल करो। कई बारी वो भूल जाते हैं कि आपको बुक भी देनी है। आप बार बार तंग करोगे, बार बार उन्हें फ़ोन करोगे, मेल करोगे, ठीक है, तो वो आपकी बुक थोड़ी जल्दी भेज देंगे। और अगर मान लो आपके पास बुक नहीं है तो विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, जो जीतने वाले बहाने बनाते नहीं हैं, और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं हैं। तो ठीक है बेटा, आइदर फाइंड अ वे और मेक अ वे। अगर नहीं है बुक, आपके पास इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल नहीं है, तो एक काम करो, फोटो कॉपी करवा लो ना भाई। 20-50 रुपए खर्च कर दो, क्या हो जाएगा। फिल्म भी तो देखते हो, सुल्तान देखने गए थे तो भी तो खर्च किए थे 1000 रुपए। अगर पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर 50-100 रुपये खर्चा हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करना, जिनके पास बुक नहीं है वो फोटो कॉपी करवा लो। ठीक है, और जिनके पास, और जिन सेंटर्स में नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ वो नोट्स में ये बातें पढ़ लेंगे। और कुछ सेंटर्स में नोट्स में, जो नए सेंटर्स खुले हैं वहाँ पे नोट्स नहीं अवेलेबल करा रहा। आई एम सेविंग पेपर अननेसेसरली। जो चीज़ें आपकी स्टडी मटेरियल में दी हैं, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको नोट्स बना के और ऊपर एल के सोनी चेप के दे दूँ, तो इससे क्या पर्पज सॉल्व होगा? कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो लेट्स सेव पेपर, लेट्स सेव ट्रीज, एंड लेट्स सेव आवर मदर नेचर, एनवायरनमेंट। शाबाश, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टडी मटेरियल को पढ़िए। शाबाश बेटा। तो आइए इन रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे, एक एक बात धीरे धीरे सीखेंगे, सुनेंगे। एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, एक एक पॉइंट को धीरे ध्यान से आपने सुनना और सीखना है। .
तो आप जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन देख सकते हैं, और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में दिए हैं सिक्योरिटी मार्केट रिफॉर्म्स एंड रेगुलेटरी मेजर्स टू प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब सेबी का एक पर्पस है कि प्रमोशन करनी है और प्रोटेक्शन करनी है। तो प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स वर्ड का मतलब है उपाय। देखो सिक्योरिटी, एक एक वर्ड मैंने देखो कमिटमेंट किया आपको कि एक एक वर्ड डिस्कस करूंगा इसका। तो सिक्योरिटी मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब क्या बताया कि मार्केट में क्या क्या सुधार हुए हैं पिछले 20 सालों के अंदर, मार्केट में क्या 25 सालों के अंदर, लास्ट 25 ईयर्स में हमने क्या क्या सुधार किए हैं और क्या क्या उपाय किए हैं। रेगुलेटरी मेजर्स यानी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि जिससे सेबी ने ये रेगुलेटरी मेजर्स क्यों बनाए हैं, ताकि मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ सके। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? जब आएगा तो वो मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, इससे मार्केट में बढ़ोतरी होगी। ठीक है बेटा। तो अर्ली 90s में सेबी को बनाया गया, और जो 1990 की सेबी थी, फिर 92 में उसे थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मेशन में चेंज किया गया। ठीक है। और तब से लेकर एक से एक नए नए सुधार आए हैं, एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो सबसे बड़ा सुधार क्या आया है? तो एक कानून था जिसको बोलते थे कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। तो सबसे पहला सुधार क्या करेंगे? जिसने इस मार्केट को सेट किया है, जिसने इस मार्केट को हजारों गुना ज्यादा ग्रोथ दिलाई है, मैं वो सारा डेटा, वो सारे कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो इन 25 सालों के अंदर हमने अचीव किया है, ग्रोथ को अचीव किया है, वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसमें देखिए ये है कि जो सबसे पहले शुरुआत हुई तो इंडिया में एक था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। जैसे कि आपने ईयर देखो, 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो 1947 से आप याद रखना कि कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 था। ठीक है। तो उस एक्ट को रिपील किया गया। रिपील मतलब वापस कर लिया गया। जब किसी एक्ट को, किसी कानून को डेड करना होता है, उसे खत्म करना होता है, तो गवर्नमेंट उसे रिपील कर लेती है, वापस ले लेती है। तो मई 1992 में कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट को वापस ले लिया। क्यों वापस लिया? इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी बनाई 92 में, अर्ली 90s में, 1991 92 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तो कैपिटल इशू कंट्रोल के कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो उस समय के लिए, उस मार्केट के हालात के लिए कंपेटेबल नहीं थे, उस मार्केट के लिए नहीं थे। वो नहीं, या तो मार्केट को हम ओपन अप कर सकते थे, ग्लोबलाइज कर सकते थे, या उनको उन पुराने नियमों को ढो सकते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है बेटा। और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, जब कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट खत्म हो गया, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो सेबी इशूड डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, इसको डिप गाइडलाइंस भी बोला जाता था उस समय। तो 1992 में सेबी ने क्या बनाई? कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना बेटा। तो जब कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को खत्म कर दिया, तो सेबी ने क्या बना दी? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस क्या करती थी? अब ये बात समझने की है बेटा कि इन गाइडलाइंस में क्या था। इन गाइडलाइंस में वही चीजें थी जो जिन मुद्दों को कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 जिन मुद्दों पे डील करता था, तो मोर और लेस ये गाइडलाइंस भी उन्हीं मुद्दों पर थी, लेकिन अप्रोच में डिफरेंस होगा। जरूर कुछ ना कुछ नई बात तो होगी, जो पुराने कानून को खत्म करके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। तो उनका नाम क्या था? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। ठीक है, शाबाश। 1992 की बात हम कर रहे हैं। द गाइडलाइंस अलाउज, सर फिर क्यों पढ़ रहे हैं? आज तो 2016 है भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको हिस्ट्री पता होगी तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अप्रोच आपकी बेटर होगी, आपका विजन बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी। और मोर ओवर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम का एक बड़ा हिट क्वेश्चन है कि क्या क्या कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इसीलिए हम इन पुरानी हिस्ट्री 1992 की बातें कर रहे हैं।
तो क्या था उन डिप में, डिप के अंदर क्या था, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो थी उसमें क्या था कि अगर कोई इशूअर शेयर्स इशू करना चाहता है तो उसे किस तरह से शेयर इशू करने की परमिशन मिलेगी, किन किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उसे फॉलो करना पड़ेगा, शाबाश बेटा, तो कैसे वो सिक्योरिटीज के रेट तय करेगा, तो कैसे वो इन्वेस्टर्स के बेस तय करेगा, इन सब बातों को फिक्स किया जाता था किसके अंदर, डिप गाइडलाइंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें हमने पहले कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट था, फिर सेबी बना 1992 में और सेबी ने क्या इशू कर दी, डिप गाइडलाइंस इशू कर दी। आइए फर्दर एक्सप्लोर करेंगे बेटा। तो सेकंड जो रिफॉर्म हुआ, जो माइंड ब्लोइंग रिफॉर्म था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटर। पहले भी सेबी था, 1992 से पहले भी सेबी था, आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता आपको बता दूं, तो पुरानी सेबी को खत्म करके, डिसॉल्व करके, वाइंड अप करके नई सेबी को लाया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटर सबसे बड़ा रिफॉर्म तो देखो यही हुआ। अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ रेगुलेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस एजेंसी कॉल्ड सेबी। तो स्टैट्यूटरी मतलब जिसको लाने बनाया है, ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र, और एजेंसी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का, सेबी इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, हमेशा याद रखना। सेबी इंडिपेंडेंट तो है, सेबी को डिसीजन लेने की पावर है, सेबी को एडजुडिकेशन की पावर है, सेबी के कामकाज में सिविल कोर्ट्स का दखल बहुत ना के बराबर है, सेबी में के कामकाज में गवर्नमेंट का दखल ना के बराबर है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सेबी इज एन एजेंसी मतलब इंस्ट्रूमेंटेलिटी, यानी सेबी इज द टूल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस कैपिटल मार्केट्स को गवर्न करने के लिए खुद नहीं करता, खुद कुछ नहीं करता, गवर्नमेंट ने ये काम किसको सौंप दिया है, सेबी को सौंप दिया है। तो अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ रेगुलेशन वाज एस्टेब्लिश्ड अ स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस एजेंसी कॉल्ड सेबी टू प्रोवाइड रीअश्योरेंस दैट इट इज सेफ टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो रीअश्योरेंस वर्ड एक यूज किया है सबसे ऊपर पॉइंट पे, पेज नंबर 12 के ऊपर। आपके पेज नंबर कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों की बुक पुरानी हो सकती है और कुछ लोगों की बुक नहीं भी हो सकती है। तो सेबी को एज मार्केट रेगुलेटर स्थापित किया गया, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कोई लॉ बनाता है। जैसे कंपनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे एलआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे आईसीआईसीआई, यानी जिस भी संस्था को किसी कानून ने बनाया है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सर सेबी को कौन से कानून ने बनाया है, सेबी को बनाया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी को 1992 एक्ट ने बनाया है, ठीक है। और फिर यानी ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। तो पहला रिफॉर्म हमने देखो आपको साथ साथ याद करना है। मैंने कहा कि सारे रिफॉर्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें से 10-12 रिफॉर्म्स आपने बहुत अच्छे से सीखने हैं, बहुत पावरफुली याद करने हैं। तो पहला आप लर्न कीजिए, पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटर, यानी एक रेगुलेटर। सबसे पहला क्या पढ़ा कि कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को रिपील करके डिप गाइडलाइंस आई, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस ये 92 में आई। तो पहला तो सुधार ये हुआ कि जो पुराना कानून था, नए सिचुएशन में जो पुराना कानून था उसको हटा दिया, नए सिचुएशन के लिए नए टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जिनका नाम रखा गया डिप गाइडलाइंस, ठीक है, शाबाश। और दूसरा फिर बहुत बड़ा सुधार हुआ कि पुरानी सेबी को खत्म करके, पुरानी सेबी को मार के नई सेबी बनाई गई और उसको मार्केट रेगुलेटर बनाया गया, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला गया क्योंकि सेबी एक्ट ने उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ने मिलकर सेबी को एस्टेब्लिश किया, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ सेबी एक्ट ने मिलकर सेबी को एस्टेब्लिश किया। और सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे खुलकर पूरी आज़ादी दी है कि वो अपने मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। फिर एक बहुत बड़ा सुधार आया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का। आप पुराने से जाओगे, कहते हैं कि एक बड़ के पेड़ के नीचे, एक बैनियन ट्री के नीचे एक इकट्ठे होके, यानी एक बहुत बड़ा पेड़ था मुंबई के अंदर, वहाँ इकट्ठे होते थे। तो उस पेड़ के नीचे मंडी लगती थी शेयर्स की, ठीक है। तो उस शेयर्स की मंडी में लोग ट्रांजेक्शन्स करते थे, कुछ इस तरह से करते थे। ट्रांजेक्शन का आलम कुछ इस तरह से था। आप देखना चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन का आलम क्या था, तो आपको एक मैं तरीका बताता हूँ कि 1992 में शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते थे। अगर आप इसका एक
1992 या उससे पहले की बात कर रहा हूँ बेटा, जब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं थी, तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले की बात कर रहा हूँ जो पहली स्टॉक एक्सचेंज बनी तो पेड़ के नीचे बनी थी, फिर प्रेमिसेस बनाया होगा, फिर वो सब बातें बाद में हुई होंगी। लेकिन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पेड़ के नीचे से लेकर, और जब तक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं आया हमारे साथ, हमारे पास, तो उस दौरान शेयर्स कैसे खरीदे जाते थे और कैसे बेचे जाते थे, इसका मुजाहिरा आप लेना चाहते हो तो आपको मैं अभी भी उसके दर्शन करा सकता हूँ, उस कंसेप्ट को बता सकता हूँ। बस थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, सुबह सुबह थोड़ी जल्दी उठना पड़ेगा आपको। और आपके पास घर में, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो आपके 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 पड़ोस में या आपके शहर में थोड़ी दूर 4-5 किलोमीटर एक सब्जी मंडी होगी, मेन सब्जी मंडी। तो वहाँ जाना है आपको सुबह सुबह। सुबह सुबह वहाँ जाएंगे तो 5:30 बजे 6 बजे, तो जिस तरह से सब्जियां बेची जाती हैं, सुबह सुबह क्या मिलेगा? सुबह सुबह आपको रिटेल फुटकर ग्राहक नहीं मिलेंगे आपको, सुबह सुबह आपको होलसेलर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी तरह कोई थैला उठा के या सीखने के लिए कोई नहीं आया है। आप जाओगे वहाँ सीखने के लिए, वहाँ पे क्या है, जो किसान है वो मंडी में आ जाते हैं। किसान कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, वो मंडी में आ जाते हैं। वो मंडी में आ जाते हैं तो वो अपने प्रोड्यूस को ले आते हैं। कोई घिया लेकर आता है, कोई मिर्ची लेकर आता है, कोई नींबू लेके आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई बैंगन लेकर आता है। तो वो क्या करते हैं, आड़तियों से, जो मार्केट इंटरमीडियरी हैं, उनसे संपर्क करते हैं। मार्केट इंटरमीडियरी से संपर्क करते हैं, और मार्केट इंटरमीडियरी आगे जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, उनसे संपर्क करते हैं, और होलसेलर रिटेलर से संपर्क करते हैं। तो इस तरह से सब्जी बिकती है। वो किसान जो बेचारा 5 रुपए किलो प्याज बेच के गया मार्केट में, वही प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा होता है, उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए आते हैं। बीच में कौन लोग पैसे खा जाते हैं? इंटरमीडियरीज खा जाते हैं। बहरहाल ये सिस्टम है तो है, हम इसमें क्या करें? आपने कुछ वैसे देखना है कि जिस तरह से सब्जियों की बोली लगती है। ठीक है, आप देखना कि कैसे बोली लगती है। बस फर्क वहां पे इतना था, वहां पे सब्जियां नहीं थी, वहां शेयर्स थे। वहां किसान नहीं थे, वहां कॉरपोरेट्स थे। और वहां मंडी के आड़ती नहीं थे, शेयर ब्रोकर थे। बोलो बात कितने बच्चों की समझ में आई? देखो, एग्जाम्पल दे के बात समझ में आई कि नहीं आई आपको बेटा? एग्जाम्पल सुन के समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस तरह से स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, आज हमारे पास क्या है? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। और मैं कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आपको क्लास में मैं करके भी दिखाऊंगा बेटा। यहाँ इस बैच में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लाइव मार्केट में शेयर्स खरीद के भी दिखाऊंगा, और लाइव मार्केट में शेयर्स मैं आपको बेच के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जब हमारे पास नहीं था, तो कुछ इस तरह से शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे कि जिस तरह से, या तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, अगर आपने ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा था जिंदगी में, सब्जी मंडी में आप सुबह सुबह गए थे, वहाँ ऐसा नज़ारा आपने ऑलरेडी देखा है, तो आप मेरी बात एकदम से समझ गए होंगे। और कुछ बच्चों ने ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, तो यू विल रियली एंजॉय दैट सिनेरियो। आप जाएंगे, अगर आप ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, अपने बड़े भाई के साथ आप जा सकते हैं। तो जाके देखना, ऑब्जर्व करना कि कैसे सब्जियां खरीदी जाती हैं, कैसे सब्जियां बेची जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंस केवल इतना था कि सब्जियों के बदले में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, आड़तियों के बदले में शेयर्स ब्रोकर होते थे, किसानों की जगह पे कॉरपोरेट्स होते थे, और सब्जी खरीदने वालों की जगह पर कौन होते थे? इन्वेस्टर्स होते थे। अच्छा, एक बात और बता दूं चलते चलते लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, मेरा समय कम रह गया है। ठीक है, ड्यूरेशन 1.5 घंटे की क्लास की होगी, लेकिन अभी भी ये कुछ क्लासेस ट्रायल बेसिस पे चल रही हैं, तो समय 1 घंटे का ही रखा गया है उसमें। अच्छा, 3 नंबर का एक जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, काम की बात बता रहा हूँ, पल्ले बांध लेना, उस बात का अचार डाल लेना। अचार जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखो आजकल अचार का सीजन है, तो घरों में अचार डाल लेते हैं लोग, है ना, आम का अचार, नींबू का अचार डाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको संभाल के रख लेना, उसको प्रिजर्व करके रख लेना। वो बात क्या है कि 3 नंबर की आपकी फुल फॉर्म्स आती हैं। जैसे आपको एब्रीविएशंस लिख दी जाएंगी, उसको फुल फॉर्म आपने लिखनी है। 3 नंबर की आपके एग्जाम में ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि आती ही है। तो एक फुल फॉर्म मैं उसमें से बता रहा हूँ, SBTS। SBTS का फुल फॉर्म क्या है? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो SBTS की बात हम कर रहे हैं इस क्लास में। अ मेजर डेवलपमेंट इनिशिएटिव वाज अ नेशन वाइड
online fully automated screen based trading system where a member can punch into computer quantities of securities and prices where he likes to transact, and the transaction is executed as soon as it finds a matching sale or buy order from a counterparty. इस चीज को मैं टेक्निकली और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और ये आप समझ गए तो बहुत मजा आएगा आपको। आपको मार्केट का नज़ारा ही आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग के सातों घोड़े दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपको फिर पता लगेगा कि सर क्यों कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को सबसे प्यार दो और सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, शाबाश।